दिल्ली के कंझावाला में लड़की की मौत के मामले में अब घटना की चश्मदीद और मृतक अंजलि की दोस्त निधि का बयान सामने आया है। आज तक से बातचीत में पीड़िता के दोस्त ने बताया है कि आरोपी लड़कों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मारी। ये टक्कर सामने से ही हुई, जिसके बाद अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया। निधि ने बताया कि आरोपी गाड़ी को लगातार आगे पीछे करते रहे। इस दौरान गाड़ी में कोई गाना भी नहीं चल रहा था। उन्हें सब दिख रहा था, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। दिल्ली के कंझावाला हिट एंड रन केस में लड़की के सिर, रीढ़ और निचले हिस्से पर गंभीर चोटें लगने से मौत की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप न होने की भी पुष्टि हुई है। उधर मृतका की सहेली ने पुलिस को दिए बयान में हादसे की वजह कार सवारों की गलती को बताया है। मृतका के दोस्त ने बताया कि वो एक साथ होटल में मौजूद थे। जब गाड़ी की टक्कर हुई तो वो डर गई, जिसकी वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वहां से निकलकर सीधे घर पहुंच गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच गई है। दूसरे चरण में राहुल गांधी की यात्रा यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के दौरान लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल और प्रियंका एक साथ नजर आए। प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी आगे बढ़ते दिखे। मंच से प्रियंका ने भाई राहुल को योद्धा बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता का पूरा जोर लगाया गया। सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए राहुल की छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं। इन पर एजेंसी लगाई गई, लेकिन ये डरे नहीं। राहुल योद्धा हैं। बिहार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के आजकल वो पर्यायवाची बन गए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। उनको प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, बिहार का विकास करने के लिए सत्ता में थे। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान के बाद जेडीयू आरजेडी में तकरार दिख रही है। बयान पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई नेता कुछ बोल रहा है तो पार्टी को इसे देखना चाहिए। उधर तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी का कोई भी नेता अगर गाइडलाइन के खिलाफ टिप्पणी करता है तो वो कहीं न कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव खुद ऐसे बयानों को गंभीरता से देख रहे हैं। पिछले साल 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ की ओर से बनाए एक पुल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भारतीय सेना में सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक बहुत बड़े खुलासे के साथ करेंगे और आपको ये बताएंगे कि दिल्ली में स्कूटी पर जा रही जिस 23 साल की लड़की को एक कार ने 12 किलोमीटर तक घसीटकर जान से मार डाला था, उस घटना के दौरान ये लड़की अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी स्कूटी पर उसकी एक दोस्त भी बैठी हुई थी। और आज हमारी टीम इस लड़की तक पहुंच गई है। इस लड़की का नाम है निधि और उस दिन अंजलि और निधि दोनों एक साथ स्कूटी पर थीं। अंजलि की इस दोस्त का कहना है कि जिन 5 आरोपियों ने अपनी गाड़ी से अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी थी, वो ये जानते थे कि उनकी गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंजलि को 10 से 12 किलोमीटर तक जानबूझकर घसीटा, जिससे अंजलि की मौत हो गई। अंजलि की इस दोस्त ने हमें उस रात हुए हादसे की पूरी कहानी बताई है, लेकिन सहेली के बयान में एक पहेली अब भी अनसुलझी है और वो पहेली ये है कि इस हादसे के बाद इस लड़की ने अंजलि की मदद क्यों नहीं की और 2 दिन तक पुलिस को इस घटना की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। तो आपके लिए जो बड़ी बात है जानने की वो ये है कि अब ये पता चल रहा है कि ये जो लड़की आपकी स्क्रीन पर है, ये भी अंजलि के साथ उस दिन स्कूटी पर बैठी हुई थी। अंजलि स्कूटी चला रही थी और ये लड़की पीछे बैठी थी। बड़ी बात यह है कि जब यह घटना हुई, उस दुर्घटना के बाद यह लड़की अपनी दोस्त को वहीं छोड़कर वहां से भाग गई और अपने घर आ गई और 2 दिन तक सबसे छिपकर रही और इसने इस घटना के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। अगर ये लड़की चाहती, उस दिन अगर इसने हिम्मत दिखाई होती तो अंजलि बच सकती थी, लेकिन ये वहां से भाग गई। लेकिन
आज तक की टीम ने इस लड़की को आज इससे बात की है, हम इस लड़की तक पहुंच गए हैं और इस लड़की ने जो आज अपना पहला इंटरव्यू दिया है उसमें इस लड़की ने बहुत सारी चौंकाने वाली बातें बताई हैं। अब आप सुनिए इसने आज हमें क्या बताया। उस रात क्या हुआ था ये पहले बताइए। उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, तो वो लड़की थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए आगे लेके गए आगे खींचकर, फिर पीछे करा, फिर खींच के, फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था, सीन यही था। और हम आ रहे थे आराम से पार्टी वार्टी करके, दोनों फ्रेंडे दोनों पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, आराम से आ रहे थे हम आराम से। वो मेरे को घर छोड़ती पहले, फिर खुद घर जाती। उस दौरान ये हादसा हुआ था, मैं बच गई, वो उस हादसे की शिकार हो गई। तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी, और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था, गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है, उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को, और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। आपकी तो दोस्त थी ना, आपकी उस पार्टी मना के आ रहे थे, अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती। वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा, तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। 31 दिसंबर को आप दोनों उस होटल में गए थे यहाँ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी सी वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। उसने कहा मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन नहीं मैं चलाऊंगी, ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा। हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है, उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भिड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे। उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी। घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी। ये जो इंटरव्यू अभी हमने आपको दिखाया, ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है और शायद इस पूरे हादसे का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि ये जो लड़की है ये इकलौती चश्मदीद गवाह है इस पूरी दुर्घटना की, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और इस इकलौती चश्मदीद ने जो हमें बताया है वो उसकी पहली बात है वो ये कि जिस बलिनो कार से स्कूटी की टक्कर हुई उसमें बैठे 5 लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनकी कार से दुर्घटना हुई है और अंजलि नाम की लड़की उनकी कार के नीचे आकर फंस गई है। वो ये बात जानते थे और अगर उस दिन वो रुक गए होते और उन्होंने अंजलि को गाड़ी के नीचे से निकालने की कोशिश की होती तो अंजलि की जान बच जाती, लेकिन उन्होंने जानबूझकर गाड़ी लगातार वो आगे बढ़ाते रहे
और उसकी वजह से अंजलि की मृत्यु हो गई। ये गाड़ी 12 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती रही, गाड़ी चलती रही, एक के बाद एक यू टर्न लेती रही, पुलिस से बचती रही और अंजलि उस गाड़ी के नीचे फंसी हुई लगातार सड़क के साथ घिसटती रही। दूसरी बात जो इसने बताई है वो ये कि इन दोनों लड़कियों ने उस रात पार्टी की थी और पार्टी में इन्होंने शराब पी थी और जो लड़की स्कूटी चला रही थी यानी अंजलि ने भी काफी ज्यादा शराब पी थी और वो उस समय होश में नहीं थी और इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था और इस लड़की ने अंजलि से कहा था कि वो इस हालत में नहीं है कि वो स्कूटी चलाए, लेकिन अंजलि इस बात पर अड़ी रही कि वो ही स्कूटी चलाएगी। लेकिन जो बड़ी बात है, जो समझ से बाहर है, वो ये कि इस लड़की ने उस समय अपनी दोस्त की मदद क्यों नहीं की। इस लड़की को उस समय वहां रुकना चाहिए था, उस गाड़ी को रुकवाना चाहिए था, गाड़ी को नहीं रुकवा पा रही थी तो आसपास लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, चिल्लाकर वहां मदद मांगनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो पा रहा था तो तुरंत पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन इस लड़की ने इनमें से कुछ भी नहीं किया और ये लड़की सीधे वहां से अंजलि को अकेला मरने के लिए छोड़कर वहां से ये भाग गई और अपने घर आ गई और घर आने के बाद भी 2 दिन तक इसने किसी को कुछ नहीं बताया। ये कितनी बड़ी बात है। चाहे अंजलि ने शराब पी थी या नहीं पी थी, चाहे पार्टी की थी या नहीं की थी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिल्ली पुलिस अब भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। असल में यह दुर्घटना दिल्ली के जिस इलाके में हुई वो इलाका 3 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है और हर पुलिस स्टेशन के पास 3 पीसीआर वैन्स होती हैं, यानी इस हिसाब से देखें तो 3 पुलिस स्टेशन के पास इस दुर्घटना को रोकने के लिए 9 पीसीआर वैन्स थी और लेकिन इसके बावजूद ये आरोपी ये गाड़ी 12 किलोमीटर तक ऐसे ही बिना रोक टोक के लड़की को घसीटती रही और किसी भी पुलिस वाले ने उसे रोका नहीं। दूसरी बात, दिल्ली को लेकर यह दावा किया जाता है कि यहां सभी इलाकों को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा चुका है। हजारों सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हैं और अब हर कदम पर सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी वीडियो की मदद से यह पता लगाने में भी पूरे 48 घंटे लग गए कि स्कूटी पर उस रात अंजलि अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। अब तो खैर पुलिस इस लड़की तक पहुंच गई है और इस लड़की ने अपना पूरा बयान पुलिस को लिखवा दिया है, लेकिन शुरुआत में पुलिस भी यह नहीं जानती थी कि यह लड़की उस रात को वहां मौजूद थी और ये इस पूरे केस की सबसे बड़ी और इकलौती चश्मदीद गवाह है। सब कुछ इसके सामने हुआ था। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है। और आपने सुना होगा, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर रहते हैं, एक बात आपने दिल्ली के बारे में सुनी होगी और वो ये है कि दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर है। जो दिल्ली में रहते हैं और जो महिलाएं बाहर से दिल्ली में आती हैं उनसे अक्सर ये कहा जाता है कि रात होने पर दिल्ली में अकेले बाहर मत निकलना। ये बात दिल्ली की महिलाओं को भी पता है। अक्सर ये बात होती रहती है कि रात को दिल्ली की महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और यहां आप देखिए ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। हमारे पास कितने भी सीसीटीवी कैमरे हमने लगा लिए हों, लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 12 किलोमीटर तक ये गाड़ी ऐसे ही चलती रही, पुलिस को चकमा देती रही और पुलिस ये सब कुछ नहीं देख पाई। और वो सीसीटीवी कैमरे भी किस काम के हैं अगर उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तो हमारे पास है जो आप देख रहे हैं, लेकिन इस फुटेज का आप करेंगे क्या? ये फुटेज जान बचाने के काम नहीं आ रही है, ये फुटेज सिर्फ अपराधी को पकड़ने के काम आ रही है। बल्कि होना यह चाहिए कि इन कैमरों की वजह से हम अपराध को होने से पहले ही रोक सकें, जो कि दिल्ली पुलिस कर नहीं पाई। और इस घटना के बाद एक बार फिर से यह साबित हो गया कि दिल्ली शहर महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर है। महिलाएं इस शहर में सुरक्षित नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या अतिक्रमण का भी कोई धर्म होता है, क्योंकि हमारे देश के कुछ लोगों और विपक्षी दल के नेताओं ने अब इसमें भी धर्म को खोज लिया है। खबर आगे बताने से पहले आप अगर रेल यात्रा पर कभी गए हों तो रेल यात्रा करते समय आपने रेल की पटरी के दोनों तरफ बहुत बार बड़े बड़े मकान देखे होंगे जो पटरी के दोनों तरफ बन जाते हैं। अवैध मकान
आपने देखे होंगे, अतिक्रमण देखा होगा, और आपने देखा होगा कि रेल की पटरी के दोनों तरफ बड़ी बड़ी बस्तियां बस गई हैं, और वो बस्तियां अब बहुत वर्षों से हैं। और आप भी कई बार सोचते होंगे कि आखिर ये बस्तियां रेल की ट्रैक के इतनी करीब कैसे आ गई। तो ये खबर उसी को लेकर है। ये खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई है, जहां रेलवे की 78 एकड़ जमीन से अवैध मकानों को हटाने के लिए अब वहां शाहीन बाग जैसा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर दिया गया है। और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 1, 2, 100, 200, 500, 1000 लोग नहीं है, बल्कि इनकी संख्या है लगभग 50,000, जिसमें एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है। ये सारे लोग इस जमीन को खाली नहीं करना चाहते थे, इसलिए यह मामला पहले कई वर्षों से अदालत में चलता रहा, और फिर ये लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में भी ये अपना केस हार गए। और हाई कोर्ट ने कहा कि ये जमीन जल्दी से जल्दी खाली कराई जाए, और इस समय जो अतिक्रमण का काम, वहां पर अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है, जमीन खाली कराने का, ये किसी सरकार के आदेश पर नहीं हो रहा, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। क्योंकि ये सारे लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी, और हाई कोर्ट ने फिर सरकार को आदेश दिया कि यह जमीन खाली होनी चाहिए। फिर भी इन तमाम लोगों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, वो भी इस सर्दी के समय। हल्द्वानी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आता है, और फिलहाल हल्द्वानी में रेलवे की जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, उस जगह को गफूर बस्ती कहते हैं। रेलवे के मुताबिक इस क्षेत्र में लोगों ने भारतीय रेल की 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसे खाली कराने के आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुद दिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को इस मामले में अपना फैसला सुनाया था, और फैसले में कहा कि हल्द्वानी में रेलवे की जिस जमीन पर 4,500 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, उन्हें इस पर गैर कानूनी तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और रेलवे को यह पूरा अधिकार है कि वो अपनी जमीन से इस अतिक्रमण को हटाकर उसे खाली करा सकती है। लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण करने वाले लोग इस मामले को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे उन्हें अल्पसंख्यक होने की सजा दी जा रही हो, और उनके मकानों पर जानबूझकर सरकार बुलडोजर चला रही है, जबकि यह सच्चाई से बहुत दूर है। ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये उसी का प्रदर्शन है। बहुत बड़ा प्रदर्शन इस समय हल्द्वानी में, उत्तराखंड में हो रहा है इस अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ। सच्चाई यह है कि इस मामले का धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, और ना ही इसमें सरकार की कोई भूमिका है। यह मामला रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े मकान बनाने का है, जिस पर निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक सबने, हर अदालत ने अपने फैसले में यही कहा है कि इस अतिक्रमण के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और इन सभी अवैध मकानों और भवनों को यहां से हटाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि जब से इस मामले में अदालत का फैसला आया है, तब से हल्द्वानी के इस इलाके में दिल्ली के शाहीन बाग जैसा आंदोलन शुरू हो गया है। आप देख लीजिए, ये वो इलाका है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, छोटा मोटा इलाका नहीं है, 78 एकड़ का यह इलाका है, और इसमें लगभग 50,000 लोग रहते हैं, और सब ने अवैध तरीके से इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यानी यह जमीन उनकी है नहीं, लेकिन उन्होंने इसे अपना बना लिया है। इस आंदोलन में महिलाओं और छोटे बच्चों को जानबूझकर आगे भेजा जा रहा है, और आंदोलन के दौरान ये बच्चे और महिलाएं रो रो कर ये दुआएं कर रहे हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर ना चलाया जाए। और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्षी दल के नेता इन सारी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करके ये लिख रहे हैं कि कोई भी सरकार इतनी कठोर कैसे हो सकती है। खासतौर पर यहां तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार इतनी कठोर कैसे हो सकती है कि उसे इस ठंड में, इस सर्दी के मौसम में इन मुसलमानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लोग लिख रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। हल्द्वानी में इस समय जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वोट बैंक की राजनीति। यह राजनीति का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है, और आज हम आपको इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे कि यह चलता कैसे है और कैसे इसके जरिए चुनाव जीते जाते हैं। इस इलाके में रहने वाले मुस्लिम परिवारों का कहना है कि जमीन पर
उनके मकान उस जमाने से हैं जब उनके दादा परदादा जिंदा हुआ करते थे, यानी आज से नहीं, कई दशकों से, 50 साल से ये लोग यहां रह रहे हैं। इसके अलावा एक दलील ये भी है कि वर्ष 1907 और 1937 में एक संधि हुई थी जिसके तहत ये जमीन लीज पर दी गई थी और इस हिसाब से इस जमीन पर इन्हीं लोगों का मालिकाना हक बनता है। और कुछ लोग इसे नजुल लैंड भी बता रहे हैं। नजुल लैंड वो जमीन होती है जो 1857 के विद्रोह से पहले अलग अलग लोगों और शासकों के अधिकार क्षेत्र में आती थी, लेकिन बाद में यह जमीन उनकी नहीं रही और इस पर अब सरकार का ही मालिकाना हक माना जाता है। इसके अलावा 1857 का विद्रोह हल्द्वानी में हुआ ही नहीं था, इसलिए वहां यह जमीन नजुल लैंड हो ही नहीं सकती। ये हमारा लॉजिक है। आजादी से पहले हल्द्वानी में इस जगह पर कुछ घर तो हुआ करते थे, लेकिन रेलवे की बहुत सारी जमीन उस समय खाली पड़ी थी। लेकिन वर्ष 1975 के आसपास इस इलाके में धीरे धीरे झुग्गियां बननी शुरू हुई और कुछ वर्षों के बाद इन्हीं झुग्गियों को पक्के मकानों में और बड़े बड़े भवनों में बदल दिया गया। इसके बाद इन लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए, वोटर आईडी कार्ड बन गए, ये लोग यहाँ के वोटर बन गए, इन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन भी दे दिए गए और बाद में इसी जगह पर जहां इनके मकान हैं उस पते पर इनके आधार कार्ड भी बना दिए गए। यानी अगर आप कागजातों की बात करेंगे तो इनके पास सारे कागजात हैं, वोटर आईडी कार्ड भी है, आधार भी है, राशन कार्ड भी है, ये वहां वोट भी देते हैं। यानी इन लोगों का वोट लेने के लिए उत्तराखंड में ये सब कुछ किया गया और इस दौरान रेलवे ने भी वर्षों तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही सरकारी अफसरों ने अपना काम ईमानदारी से किया और इस सब के बीच नेताओं की मिलीभगत तो इसमें पूरी तरह से शामिल थी। बड़ी बात यह है कि अगर कोई गलत काम वर्षों से हो रहा हो, दशकों से हो रहा हो, तो क्या वो सही मान लिया जाएगा? क्योंकि ये गलत काम आज से 50 साल पहले हुआ और 50 साल से चलता आ रहा है, तो क्या अब हम उसे सही मान लें? फिलहाल रेलवे की जमीन पर 4,500 परिवार और लगभग 50,000 लोग रहते हैं और इनमें से 30 से 35,000 लोग हर चुनाव में अपना वोट देते हैं और यही सबसे बड़ा कैच है। फिलहाल हल्द्वानी के पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या है 1,35,000 और यही वजह है कि इन 30 से 35,000 वोटों का महत्व बहुत बढ़ जाता है और यहां के नेता इस वोट बैंक के लिए इन लोगों को यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है उसे कभी भी वो छीनने नहीं देंगे। यानी ये जमीन जो इन्होंने कब्जा करके अपने पास रखी हुई है, इस जमीन को हमेशा इन्हीं के पास रखा जाएगा। नेता इन्हें ये वादा करते हैं और ये बदले में उन नेताओं को वोट देते रहते हैं और नेता इस वादे के सहारे असल में इनके वोटों को खरीद लेते हैं। और ये सिर्फ हल्द्वानी में या एक राज्य में नहीं हो रहा, ये बिजनेस मॉडल पूरे देश में है। और देखिए, जब आप ट्रेन से जाएंगे तो आपने भी इस तरह की तस्वीरें बहुत देखी होंगी जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हल्द्वानी की तस्वीरें हैं, उसी कॉलोनी की तस्वीर है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपने भी बहुत देखी होंगी। जब आप रेल यात्रा पर निकलते होंगे तो आपने देखा होगा कि रेल की पटरी के दोनों तरफ आपको ऐसे ही भवन, बड़े बड़े ऐसे ही बड़े बड़े पक्के मकान जिनके ऊपर डिश एंटीना लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, पक्के मकान है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये सारी जमीन असल में सरकार की है, इस देश के लोगों की है, हमारी और आपकी है, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये जमीन कितनी कीमती है। इस समय इस जमीन पर 1 वर्ग फुट जमीन की कीमत लगभग 2,000 रुपए है और अगर इस बाजार मूल्य से हम देखें तो 78 एकड़ जमीन की लगभग जो बैठता है उसका एरिया, वो बैठता है 34 लाख वर्ग फुट की जमीन बैठती है और इसकी कीमत हुई इस भाव से लगभग 680 करोड़ रुपए। आप 700 करोड़ रुपए मान लीजिए, तो सोचिए 30 से 35,000 वोटों के लिए 680 करोड़ रुपए की जमीन पर यह अतिक्रमण होने दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वोट बैंक शुरुआत से कांग्रेस के पास रहा है। अब देखिए यहां बड़ी बात क्या है, नेताओं का क्या जाता है? ये जो 680 करोड़ रुपए हैं, ये नेताओं की जेब से थोड़ी जा रहे हैं, ये तो भारत के लोगों की जेब से जा रहे हैं, हमारे और आपकी जेब से जा रहे हैं।
भारत की सरकार या राज्य सरकार की जेब से जा रहे हैं और इस 680 करोड़ की कीमत पर चुनाव जीत रहे हैं नेता। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से इस सीट पर कांग्रेस सिर्फ एक बार हारी है और 2012 से लेकर इस सीट पर लगातार कांग्रेस का ही कब्जा है। पहले कांग्रेस के नेता इंदिरा हृदयेश इस सीट से विधायक थीं और अपने समय में उन्होंने इन लोगों के लिए कई मुकदमे लड़े इनकी जमीन को बचाने के लिए और उनकी मृत्यु के बाद अब उनके पुत्र सुमित हृदयेश यहां से विधायक हैं और वो भी इन लोगों को यही वादा कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि वो इन घरों को टूटने नहीं देंगे। दिलचस्प बात यह है कि सुमित हृदयेश ने ही इस मामले में 10 लोगों के साथ मिलकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। 2 दिन की बात है बस। और इस मामले में उनकी तरफ से जो वकील हैं वो हैं सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही एक बहुत बड़े नेता हैं। वो इन लोगों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में अपने एक फैसले में खुद ही रेलवे की जमीन पर होने वाले अतिक्रमण पर चिंता जताई थी और देश भर में इसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसलिए हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोगों को कोई भी राहत मिलेगी या स्टे मिलेगा। इसके अलावा इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कहा है कि उसे इंसानियत दिखाते हुए इन लोगों को रहने के लिए स्थायी मकान देने चाहिए और दूसरे विपक्षी सांसदों ने भी इस मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। हम जैसे गरीब लोग, हमारे यहाँ पर ढोलक बस्ती, झुग्गी में गफूर बस्ती है, आगे भी कुछ मकान मालिकाना हक में रखने वाले हैं, उनके पास लीज के पेपर भी है और उनके पास कई लोगों के पास आपके पट्टे भी हैं, रजिस्ट्री भी है, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का टैक्स देते हैं। ये लोगों से जब पैसा वसूल किया जा रहा है तो उनको सरकारी सुविधा से अलग क्यों किया जा रहा है? हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे? फूट होगी भैया, हम तो बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? यहीं पड़े रहेंगे सामने पर, यहीं पड़े रहेंगे सड़क के ऊपर। और क्या, न हमारे पक्के मकान है, न घर है, न जगह है, न जमीन है, कुछ नहीं है हमारे। और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियां हैं। जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो जैसा कि हर बार होता है कि पहले किसी सरकारी जमीन पर कब्जा होता है, उसके बाद वहां के जो भ्रष्ट अफसर होते हैं वो रिश्वत लेते रहते हैं और जमीन पर कब्जा होने देते हैं। फिर नेता आ जाते हैं, नेता अवैध कब्जा करने वालों को वोटर बना देते हैं और कहते हैं आप यहीं रहिए, बस शर्त इतनी है कि हमें वोट देते रहिए। धीरे 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 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल बीत जाते हैं। फिर पानी का कनेक्शन भी मिल जाता है, बिजली का कनेक्शन भी मिल जाता है, सड़कें भी बन जाती हैं और जैसा ओवैसी साहब बता रहे थे, सरकारी स्कूल भी खुल जाते हैं, डिस्पेंसरी भी खुल जाती हैं, धर्मशालाएं भी खुल जाती हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर किसी जगह पर 50 साल पहले भी अगर अवैध कब्जा हुआ है और उस अवैध कब्जे को अब तक की सरकारों ने हटाया नहीं और अब उसे हटाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? हमारी पूरी सहानुभूति है इन लोगों के साथ। ये बात सही है कि ये सारे लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं तो फिर कानून का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात यह है इस देश के उन लोगों का क्या होगा जो कानून को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी बचत कर करके, बैंकों से लोन लेकर, ईमानदारी की कमाई से मकानों को खरीदा है। एक एक व्यक्ति की पूरी जीवन की आय निकल जाती है एक मकान को खरीदने में।
जमीन खरीदने में, उस पर मकान बनाने में, अगर वो सही जमीन खरीदे और मकान बनाए तो एक तरफ तो हमारे देश में वो लोग हैं जो अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, पूरी जिंदगी इंस्टॉलमेंट देते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो सरकार की जमीन को हड़पते हैं, फिर उस पर मुफ्त में वो कब्जा कर लेते हैं, करोड़ों रुपए की जमीन उनको मुफ्त में मिल जाती है और फिर वहां रहने लगते हैं, और फिर जब उनसे उन्हें हटाया जाता है तो ये कहते हैं कि ये जमीन तो हमारी है, अब हम क्यों हटेंगे, और फिर उस पर राजनीति होने लगती है और विपक्ष के लोग भी आ जाते हैं। भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां लोगों ने सरकारी जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे किए हुए हैं, और आज सरकार ये तो कहती है कि वो पीओके को पाकिस्तान के नियंत्रण से आजाद करा लेगी, लेकिन अगर मैं सही मायने में आपको बताऊं तो हमारी सरकार के सामने उस जमीन को छुड़ाने की उससे भी बड़ी चुनौती है जिस पर हमारे देश के लोगों ने हमारे देश में ही रहते हुए कब्जा किया हुआ है। और आज मैं आपको बता सकता हूं कि पीओके को छुड़ाना तो आसान है, लेकिन इस जमीन को छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीओके को छुड़ाने के लिए तो आपको पाकिस्तान के आतंकवादियों से और पाकिस्तान की सेना से लड़ना पड़ेगा, लेकिन इस जमीन को छुड़ाने के लिए आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, आपको अपने ही विपक्षी दलों के नेताओं से लड़ना पड़ेगा, अपने ही मीडिया से लड़ना पड़ेगा, अपने ही देश के एनजीओज और दूसरे एक्टिविस्ट से लड़ना पड़ेगा, अपने ही देश की अदालतों में मुकदमे लड़ने पड़ेंगे अगर आपको ये जमीन खाली करानी है तो, वरना ये जमीन ऐसे ही रहेगी। उदाहरण के लिए दूर जाने की क्या जरूरत है, भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा रिहायशी इलाके सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से ही बसाए गए हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं तो आपको पता होगा इसके पीछे भी चुनावों का यही बिजनेस मॉडल है, जिसमें नेता लोगों को उनके अवैध मकानों के लिए बिजली और पानी का कनेक्शन देते हैं, इसके बदले में उनका वोट लेते हैं, और फिर हर चुनाव में उनसे यह वादा किया जाता है कि जो अवैध जमीन आपने कब्जा रखी है इसे हम वैध कर देंगे और आपको इसका मालिक बना देंगे, अगली एक बार हमें और चुन लीजिए, अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तो आपको ये जमीन हम मुफ्त में दे देंगे। ये सरकारें वादा करती हैं। मैं तो खुद दिल्ली में रहता हूं और जब मैं निकलता हूं, एक जमाना ऐसा था सरकार की वो जमीन कुछ वर्षों पहले तक खाली हुआ करती थी, फिर उसमें कुछ मकान बनने शुरू हुए और आज उस जमीन में मकान ही मकान है, पैर रखने की जगह नहीं है, और हाल के पिछले 5-10 वर्षों में हमने ये होते हुए देखा है। तो ये तो सरकार की नाक के नीचे की मैं बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे, पार्लियामेंट के नाक के नीचे इतने अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये तो हल्द्वानी की बात है। विडंबना यह है कि भारत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना सबसे आसान है, लेकिन इसे हटाना सबसे मुश्किल काम है। आज रिश्वत देकर आसानी से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा सकता है, आप कब्जा कर सकते हैं। आप किसी भी पार्क में कोई जमीन ले लीजिए, मकान बना लीजिए, कुछ वर्षों के बाद आपका हो जाएगा। और जो लोग ये अवैध कब्जा करते हैं वो कभी सरकार को इसके बारे में बताते नहीं, बताएंगे भी क्यों। लेकिन जब सरकार इसे हटाने के लिए कोई कदम उठाती है या अदालतें इसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देती हैं तो ये लोग सरकार से ही पूछते हैं कि उन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया, कानून का पालन नहीं हुआ, हमें नोटिस नहीं दिया गया। और नोटिस मिलता भी है तो बहुत सारे लोग अदालतों में ही जाकर महंगे वकील लेकर उस पर स्टे ले लेते हैं। अतिक्रमण के मामलों में फैसला आने में कम से कम हमारे देश में 3 साल लगते हैं और बहुत सारे मामलों में 10 साल या उससे ज्यादा भी लगता है। और अगर फैसला आता भी है तो हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि कुछ और साल इसमें बर्बाद हो जाते हैं और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 10 साल लग जाते हैं। अतिक्रमण का यह चुनावी बिजनेस मॉडल किसी राज्य की पूरी डेमोग्राफी को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि जब किसी राज्य में बाहर से आकर लोग रहने लगते हैं और वहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता है तो इससे उस राज्य की डेमोग्राफी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भारत के जिन 2 राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ी है उनमें असम के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। 2001 से 2011 के बीच 10 साल में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी में 2% की वृद्धि हुई है और इसी समय में हिंदुओं की आबादी 2% तक घटी है। इस दौरान उत्तराखंड में अतिक्रमण भी सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन अब हम आपको उत्तराखंड के ही जोशीमठ के बारे में बताते हैं, जो इसी राज्य में है, जहां हल्द्वानी की तरह ही हजारों लोगों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। लेकिन इन लोगों की बात आज कोई नहीं कर रहा, मीडिया में कोई नेता इनके पास नहीं पहुंच रहा। और आज ये जो खबर है ये हम जोशीमठ के
अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं, जोशीमठ के लोगों के लिए आज ये खबर हम देश तक पहुंचा रहे हैं। और ये लोग अलग हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने अवैध कब्जा नहीं किया हुआ, ये अपने वैध मकानों को, सही मकानों को सरकार से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ में एक जल विद्युत परियोजना के लिए एक टनल यानी सुरंग बनाई जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में मिट्टी लगातार धंस रही है और 9 इलाकों में बने 513 मकान अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं, ढह सकते हैं, उनमें दरारें आ गई हैं और उनकी दीवारों में ये बड़ी बड़ी दरारें आप देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों के हक की बात कोई नहीं कर रहा, जबकि ये मकान इन लोगों ने किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके नहीं बनाए, बल्कि अपनी खून पसीने की कमाई से सही तरीके से इन मकानों को लिया है। लेकिन क्योंकि यहां वोट बैंक नहीं है और यहां धर्म का एंगल नहीं है, इसलिए इन लोगों की बात आज कोई नहीं सुन रहा। हमारे देश में सिर्फ अतिक्रमण को धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा रहा, बल्कि अब देश में ट्रेनों को भी जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया गया है। पश्चिम बंगाल से आई ये तस्वीरें उसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हैं, जिसे 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन कल जब ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही थी, इस दौरान कुछ लोगों ने इस पर पथराव किया और ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जिस दिन इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था, तब वहां मंच के पास खड़े कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई थी और उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठने से भी इनकार कर दिया था। आपको याद होगा वो कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां की मृत्यु के अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद वो इस ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए खास तौर पर गए। उन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़ी नहीं, लेकिन ये वो तस्वीर है और तभी से कुछ लोग वहां ये कह रहे थे कि ये ट्रेन धर्मनिरपेक्ष नहीं है और इसके बाद ही पथराव की ये घटनाएं हो गई। सोचिए ये कौन लोग हैं जिन्हें अपने देश की तरक्की से इतनी नफरत है, जिन्होंने ट्रेनों को भी जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत के अलग अलग परियोजनाओं को, ट्रेनों को खुद झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करते हैं, तो विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने इन ट्रेनों को भी मोदी के साथ जोड़ दिया है और अपना गुस्सा अपने ही देश की ट्रेन पर निकाल रहे हैं। अब आप सोचिए जब हमारे देश में बुलेट ट्रेन आएगी, उस बुलेट ट्रेन को भी लोग नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखेंगे और उसे बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि शायद मोदी ट्रेन कहने लगे। हो सकता है उस पर भी ऐसे ही पथराव होने लगे। इसके बाद हो सकता है बाकी के हमारे देश में जो अलग अलग परियोजनाएं आएंगी उन्हें भी लोग कहें ये हमारी नहीं है, ये तो मोदी की है, ये हमारी नहीं है, ये तो बीजेपी की है। इसके बाद जब आप कोई उपग्रह छोड़ेंगे, कोई रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ेंगे, उसे भी लोग कहेंगे ये हमारा नहीं है, ये तो मोदी का है। और आप लगातार देखेंगे कि ये राजनीति होती जाएगी। वैक्सीन जब हमारी आती है उस पर भी विपक्षी दल कहते हैं कि ये तो मोदी की है, हमारी वैक्सीन नहीं है। और अब आपको जल्दी से नेपाल के उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को किया है इसी साल। इस हवाई अड्डे को नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया है और काठमांडू एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। यह हवाई अड्डा नेपाल के गंडकी प्रांत में है, जो भारत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि यह एयरपोर्ट नेपाल में किस जगह पर मौजूद है। देखिए, ये जो नेपाल का नक्शा अभी बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, यह नेपाल का नक्शा आपके सामने है और इसमें पोखरा नाम की जो जगह है वहां चीन की मदद से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। देखिए, ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू। लगभग 200 किलोमीटर दूर पोखरा नाम की जगह पर यह एयरपोर्ट बना है और यह भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। इस एयरपोर्ट से चीन की सीमा सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है। देखिए चीन की सीमा कहां पर है, ये सिर्फ 85 किलोमीटर दूर चीन शुरू हो जाता है, जबकि भारत की सीमा यहां से 75 किलोमीटर दूर है। ये देखिए यहां भारत आ जाता है, यानी चीन 85 किलोमीटर, भारत 75 किलोमीटर और दोनों के बीच में ये नेपाल में एक एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट की दूरी LAC से सिर्फ 390 किलोमीटर है। यहां ये LAC है चीन के साथ हमारा, वहां से सिर्फ 390 किलोमीटर की दूरी है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन द्वारा किया गया है और इसे बनाने में जो 1787 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो सारा पैसा नेपाल ने चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक से लोन के रूप में उधार लिया है, जिसे हम एक्जिम
बैंक कहते हैं। एक्सिम बैंक से यह लोन लेकर नेपाल ने बनाया है। यानी चीन ने पहले नेपाल को पोखरा में एयरपोर्ट बनाने का सुझाव दिया, फिर उसे अपने ही सरकारी बैंक से कर्ज दिलाया और इसके निर्माण में पूरी मदद की, और चीन की कंपनियों की मदद से ही इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। नेपाल जानता है कि वो इतना बड़ा लोन चीन को कभी लौटा नहीं पाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो चीन इस एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में ले लेगा। और यही वजह है कि अब नेपाल की सरकार ने चीन से कहा है कि उसे लोन की इस राशि को सहायता राशि में बदल देना चाहिए और इस लोन को भूल जाना चाहिए, जबकि चीन ने अभी से अपने इरादे बताने शुरू कर दिए हैं। चीन ने इस एयरपोर्ट को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बना लिया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चीन नेपाल में जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद भारत की घेराबंदी करना ही है और कोई नहीं। चीन जानता है कि नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और नेपाल के साथ भारत की 1850 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो ये आप देख रहे हैं। ये नेपाल के साथ हमारी सीमा है 1850 किलोमीटर की, जबकि नेपाल चीन के साथ 1439 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल की जो सीमा है चीन के साथ, वो आप ऊपर देख सकते हैं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। यानी भारत और चीन के बीच में नेपाल पड़ता है। अब भारत इस सीमा से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर नेपाल में यह एयरपोर्ट बना है, जहां से उसके लिए भारत पर नजर रखना और भारत तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा चीन नेपाल में भारत के प्रभाव को कमजोर करना चाहता है, इसलिए उसने 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल को कर्ज और निवेश के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। नेपाल में आज जितना भी विदेशी निवेश है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की रही है। नेपाल में जुलाई 2021 तक जितना विदेशी निवेश हुआ, उसमें भारत की हिस्सेदारी 33.3% की थी, जबकि चीन की हिस्सेदारी 14.5% की थी, लेकिन अब वो बढ़ रही है। अगर सिर्फ पिछले 6 साल की बात करें तो नेपाल में चीन ने सालाना निवेश बढ़ा दिया है, और पिछले 6 साल से वो नेपाल के लिए सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना हुआ है। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव का एक सबसे बड़ा कारण है वहां की अंदरूनी राजनीति। नेपाल की प्रचंड सरकार के पास इस समय 165 सांसदों का समर्थन है, जिनमें 32 सांसद उनके हैं, और सबसे ज्यादा 78 सांसद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के हैं। यह नेपाल का अंदरूनी राजनीति का पूरा गणित आपके सामने है। ये ओली का गुट है, सीपीएन यूएमएल, जिसके पास 78 सांसद हैं, और यहां आप देखेंगे सीपीएन एमसी, इसके पास 32 सांसद हैं, और प्रचंड इसी पार्टी के नेता हैं। तो आप सोचिए, 32 सांसद होने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री बन गए, और ओली के पास 78 सांसद हैं, वो अभी नहीं बन पाए। तो चीन नेपाल के साथ वही कर रहा है जो उसने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया। आपको याद होगा, श्रीलंका में भी इसी तरह चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण किया था, और बाद में इसे श्रीलंका से 99 वर्ष की लीज पर ले लिया। इसी तरह उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित किया और उसे 40 साल की लीज पर पाकिस्तान से ले लिया, और आज पाकिस्तान और श्रीलंका चीन के कर्जे में गर्दन तक डूबे हुए हैं, और चीन अब यही काम नेपाल के साथ कर रहा है। और इस समय नेपाल में जो सरकार है और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं और जो वहां पर अलायंस बना है, उसे चीन के समर्थन वाली पार्टी कहा जाता है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है, भारत की तरफ कम है, और हो सकता है कि इन दो विरोधी पार्टियों को एक साथ लाने में भी चीन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई होगी। अब आपको विपक्षी दल की बात हो ही रही है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताते हैं, जो 9 दिन के ब्रेक के बाद आज से फिर शुरू हुई है। लेकिन इस बार चर्चा में राहुल गांधी से भी ज्यादा उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है। दोनों भाई बहन की तस्वीरें आज दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प है प्रियंका गांधी वाड्रा का वो बयान जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आज दिन भर लोग देखते रहे, जिसमें दोनों की एक अलग इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, राहुल गांधी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अपनी मां सोनिया गांधी के साथ भी आई थी। ये देखिए, तो भाई बहन का ये जो प्यार है, ये लगातार आज दिन भर चर्चा का विषय बना रहा, लोग इन तस्वीरों को देखते रहे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज राहुल गांधी की टी शर्ट के बारे में भी एक बयान दिया, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये टी शर्ट एक टी शर्ट नहीं है, बल्कि ये सत्य का कवच है, और उन्होंने राहुल गांधी को एक योद्धा की तरह बताया।
पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो आपने हाल ही में ये देखा होगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, असल में इसका मकसद है राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल देना। राहुल गांधी का जो इमेज मेकओवर है वो इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है। भारत जुड़ेगा या नहीं ये तो हम कह नहीं सकते, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव में जीतेगी या नहीं ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसका जो मकसद है वो असल में ना तो चुनाव जीतना है और ना ही भारत को जोड़ना है। और भारत टूटा कब था जो भारत को जोड़ने की नौबत आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की छवि को बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। और आपने देखा होगा अब राहुल गांधी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं इस यात्रा के दौरान, सबसे ज्यादा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो है तपस्वी। तो 1 तारीख तक, नए साल तक सब लोग राहुल गांधी को तपस्वी कह रहे थे कि ये एक तपस्वी हैं, उनके चेहरे पर एक तपस्वी जैसा तेज है, उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली है, सफेद दाढ़ी दिखती है, जिससे उनकी जो यूथ वाली जो इमेज थी अब उसे कांग्रेस पार्टी तोड़ना चाहती है और वो ये बताना चाहती है कि ये युवा नहीं है। देखिए, कुछ महीने पहले तक राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता बताते थे, पार्टी भी युवा नेता बताती थी, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि ये युवा नेता वाली छवि चलेगी नहीं और अब उनकी एक गंभीर छवि बनानी पड़ेगी। इसलिए तपस्वी वाली छवि बनाई जा रही है, जिसमें उनकी बड़ी दाढ़ी है, सफेद बाल बड़े बड़े हो चुके हैं, अब वो टीका लगाते हैं अपने माथे पर, अक्सर मंदिरों में जाते हैं, वहां तस्वीरें खिंचवाते हैं। उसके बाद दूसरा जो फेज आया यात्रा का वो टी शर्ट वाला आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सर्दियों में भी टी शर्ट पहनकर घूमते हैं। और आज उनकी बहन कह रही हैं, तपस्वी के बाद अब कह रही हैं कि वो एक योद्धा हैं और ये टी शर्ट नहीं है बल्कि ये सत्य का कवच है जो उन्होंने पहना हुआ है। राहुल गांधी की ये टी शर्ट अगर वाकई सत्य का कवच है तो क्या उनके शरीर पर पहले असत्य का आवरण था? बड़ा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों भले ही राहुल गांधी एक हल्की सी टी शर्ट पहनकर घूमते हों सफेद रंग की, लेकिन आज से 5 साल पहले 2018 में सर्दियों के दिनों में वो अक्सर एक जाने मानी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड की लाखों रुपए की जैकेट पहने हुए दिखते थे। तो क्या हम ये माने कि राहुल गांधी ने इन 5 वर्षों में सत्य को खोज लिया है और उनकी जैकेट अब टी शर्ट में बदलकर सत्य का कवच बन गई है? क्योंकि 5 साल पहले तो उन्हें बड़ी सर्दी लगा करती थी, 5 साल पहले ये सत्य का कवच गायब था, 5 साल पहले शायद वो तपस्वी भी नहीं थे, 5 साल पहले शायद वो योद्धा भी नहीं थे। और अब वो कहते हैं कि मैं टी शर्ट इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं सर्दी से डरता नहीं, और आप लोग स्वेटर और जैकेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि आप सर्दी से डरते हैं। तो क्या हम ये माने कि आज से कुछ वर्ष पहले तक राहुल गांधी सर्दी से डरते थे और इसीलिए ये भारी भरकम जैकेट पहना करते थे और अब उन्हें डर नहीं लगता? राहुल गांधी सत्य के कवच वाली टी शर्ट के साथ साथ इन दिनों एक इंटरव्यू को लेकर भी काफी चर्चा में है। राहुल गांधी ने फिल्म अभिनेता कमल हासन का एक इंटरव्यू किया है, यह कह लीजिए उनके साथ एक बातचीत की है। कमल हासन अभी दिल्ली में उनकी यात्रा में भी शामिल होने के लिए खास तौर पर आए थे चेन्नई से। आपको याद होगा वर्ष 2019 में अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था और तब इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह कहकर आलोचना की थी कि एक अभिनेता जिसकी राजनीतिक समझ कम है वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कैसे कर सकता है, और तब बड़ा मजाक उड़ाया गया था इस इंटरव्यू का। आपको भी याद होगा 2019 का इंटरव्यू है। लेकिन वो लॉबी आज राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछ रही
कि एक फिल्म एक्टर से नेता बने व्यक्ति जिसे तमिलनाडु की जनता बुरी तरह से नकार चुकी है, राहुल गांधी उसी व्यक्ति से, उसी एक्टर से आइडिया ऑफ तमिल पर कैसे बात कर सकते हैं? What does it mean to be Tamil? I know that the Tamil language is very important, but what does it actually mean? It means the same as wanting to be a Maharashtrian or Telugu or a Malayali. We all have a pride, but I must say something about Tamil Nadu. They always feel that it's an island with parochial mindset and language chauvinism. Everybody is proud about their language. तो अक्षय कुमार से बात करना बुरा है, लेकिन कमल हासन से बात करने में कोई बुराई नहीं है। इस इंटरव्यू में कमल हासन तमिलनाडु के लोगों के बारे में उनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ पर बात कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक रूप से तमिलनाडु कमल हासन को पूरी तरह से अस्वीकार कर चुका है। 2021 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मयम 180 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, ये देखिए, और सारी 180 सीटों पर चुनाव हार गई। 178 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। और ऐसे व्यक्ति से, ऐसे एक्टर से राहुल गांधी आइडिया ऑफ तमिल पूछ रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि तमिलनाडु की जनता कमल हासन को कितना पसंद करती है और वहां की जनता क्या चाहती है। जिसे इस बात की समझ ना हो, राहुल गांधी उससे आइडिया ऑफ तमिल पर ज्ञान कैसे ले सकते हैं? ये राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाता है। और उन्हें जरूरत क्या थी? हमारा भी ये कहना है, उनकी यात्रा अच्छी भली चल रही थी, लेकिन कमल हासन से बात करने की और कमल हासन का इंटरव्यू करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और RAW के पूर्व चीफ AS दुलत भी शामिल हुए। आपको याद होगा, AS दुलत ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। ये वही हैं। उन्होंने कहा था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो अफजल गुरु को फांसी न होती। तो क्या आज भारत जोड़ो यात्रा में फारूक अब्दुल्ला के साथ AS दुलत का शामिल होना सिर्फ एक संयोग है या कुछ और है? ये देश के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के लोग बार बार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल क्यों हो रहे हैं? निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय तुरंत बदल जाती है। नमस्कार।